सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं की क्लास में स्वागत करता हूँ। अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। इसी सुंदर सी प्रार्थना के बाद हमारा जो लेसन 11वां चल रहा है जिसका नाम है आर्थिक विचार मतलब इकोनॉमिकल थॉट के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक आर्थिक विचार की परिभाषा, आर्थिक विचारों को देने वाले विद्वानों का नाम, आर्थिक विचारों में किन किन बातों का समावेश होता है। उसके बाद पहला जो आर्थिक विचारक है भारतीय आर्थिक विचारकों के अंतर्गत चाणक्य, कौटिल्य का हमने परिचय प्राप्त कर लिया था कि कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ, कब उसने किताब लिखी, उनकी किताबों के अंतर्गत कौन कौन से विचारों को प्रस्तुत किया, वो किसके शासक रहे, उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत क्या क्या किया और उसका दूसरा नाम क्या है। कौटिल्य के अंतर्गत उनकी जो किताब थी उनका पुनः प्रकाशन कब हुआ वगैरह जानकारी, उसने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी वगैरह जानकारी को हमने अगले वीडियो के अंतर्गत देखा था। उसके बाद के वीडियो के अंतर्गत कौटिल्य के आर्थिक विचार जो मुख्य है उसके में अंतर्गत हमने जनपद मतलब राज्य की स्थापना के लिए राजा को क्या क्या करना चाहिए, 2 अंकों का सवाल हमने देखा था। उसके बाद दूसरा टॉपिक था राजकोष, राजकोष की वृद्धि के लिए राजा क्या क्या कर सकता है, वो 3 अंकों का टॉपिक हमने कल के वीडियो के अंतर्गत देखा था। और आज एक नया टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कर नीति मतलब चाणक्य के 2 विचार हमने पढ़े थे, एक जनपद की स्थापना और दूसरा राजकोष। अब तीसरा मैं पढ़ने जा रहा हूँ कर नीति। ये तीनों विचार आप लोगों को मिलेंगे पेज नंबर आपकी अर्थशास्त्र के अंतर्गत 119 नंबर पेज पर। कर नीति, तो सबसे पहले तो कर नीति के अंतर्गत की बात करूँ तो कौटिल्य ने कर से संबंधित निश्चित सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला वाक्य प्रयोग जिसमें राजा के लिए कर की सीमा अल्पकालीन और दीर्घकालीन कर नीति जैसी बात हो, मतलब कर कौटिल्य कहते हैं कि कर 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन और दूसरा दीर्घकालीन। तीसरा मुद्दा कौटिल्य कहते हैं कि आकस्मिक संयोगों में कर की दर को ऊंचे ले जाने की व्यवस्था भी है, मतलब अगर कोई स्थिति राज्य की राजकोष की ठीक नहीं है तो आप कर की व्यवस्था में वृद्धि भी कर सकते हैं। उसके लिए उदाहरण भी कौटिल्य देते हैं कि जिस प्रकार बाग में फल के पेड़ से पके हुए फल को तोड़कर इकट्ठा किया जाता है इसी प्रकार राजा को भी प्रजा की शक्ति, स्थिति इत्यादि का विचार करके ही कर लेना चाहिए। और कर वसूल करने की जो प्रक्रिया है वो सरल होनी चाहिए, कम खर्चीली होनी चाहिए और प्रजा की शक्ति और स्थिति का विचार करके लेना चाहिए। मतलब प्रजा पर भार रूप अगर कर नीति है तो इस प्रकार की कर नीति होनी नहीं चाहिए। कौटिल्य उसके लिए 3 प्रकार का अलग अलग प्रकार के कर का जो ढांचा है वो बताते हैं। मतलब आगे का मुद्दा जो है वो कर नीति के अंतर्गत कौटिल्य ने कर का कौन सा ढांचा बताया, उसमें सबसे पहला है भूमि कर। क्या होता है सर भूमि पर?
भूमि पर राजा के किया जाने वाले कर को भूमि कर, मतलब राजा अगर भूमि पर, जमीन पर अगर कोई प्रकार का कर लेता है तो उसको भूमि कर के रूप में पहचाना जाता है। उसमें राज्य को भूमि, कृषि उत्पादन का निश्चित भाग किसान या तो भूस्वामी, भूस्वामी मतलब मालिक से भूमि कर के रूप में लेने का अधिकार है। जमीन के प्रकार, जमीन की उत्पादकता, कृषि उत्पादन का स्वरूप, सिंचाई के प्रकार और सुविधा इत्यादि पहलुओं को ध्यान में रखकर कौटिल्य ने भूमि कर के स्वरूप को बताने के नियम बताए हैं। उसमें राज्य को किसानों के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कर में कभी कभी छूट देने की बात भी कौटिल्य ने की है। इन शॉर्ट, भूमि कर प्रत्येक राजा को लेना चाहिए, उनका स्वरूप नक्की करना चाहिए और भूमि कर लेने के लिए किसानों को कृषि में मदद भी करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो कर है वो है आयात निर्यात कर। कौटिल्य ने आयात कर के संदर्भ में और निर्यात कर के संदर्भ में वस्तु को 3 भागों में बांटा है। एक बाह्य शुल्क, दूसरा अभ्यंतर शुल्क और तीसरा अतिथि शुल्क। बाह्य शुल्क किसको कहते हैं उसकी परिभाषा एक ही लाइन में आपको लिखनी है कि अपने राष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं पर लिया जाने वाले शुल्क को बाह्य शुल्क कहते हैं। मतलब जो वस्तु अपने राज्य में उत्पादित होती है वो बाह्य शुल्क। अभ्यंतर, राज्य या तो राजधानी में उत्पादित वस्तु पर लिया गया कर अर्थात अभ्यंतर शुल्क। और अतिथि शुल्क, विदेश में से लाई गई वस्तु पर लिया गया शुल्क अर्थात अतिथि शुल्क। इस प्रकार का 3 कर आयात निर्यात पर लिया जाता है। कौटिल्य ने वस्तु के प्रकार और उसके महत्व के आधार पर कर वसूल करने के नियम दर्शाए और जकात के लिए उसने जकात नाका बनाने और रोड टैक्स, संपत्ति कर से संबंधित नियम के बारे में भी समझाने का प्रयत्न किया। उसके बाद आगे का जो मुद्दा है कृषि अथवा पशुपालन, कौटिल्य ने उसके अंतर्गत क्या लिखोगे? तो पहला, कौटिल्य ने कृषि को आजीविका का मुख्य साधन माना है। उन्होंने भूमि के 2 प्रकार के विभाजित किया है, एक राज्य हस्तक की भूमि और दूसरा व्यक्तिगत मालिकी की भूमि। अब इसमें राज्य हस्तक की भूमि में क्या, तो कि राज्य हस्तक जो भूमि होती है उसमें गुलाम, मजदूर, कैदी वगैरह के द्वारा जुताई करवाई जाती है और भूमि का पूरा उपयोग खेती के लिए हो ऐसा कौटिल्य मानते थे। इसमें बंजर भूमि को भी खेती लायक जमीन बनाने की उसने सलाह या हिमायत या तो मार्गदर्शन दिया है। क्यों सर? क्योंकि अनुपजाऊ भूमि का कोई अर्थ नहीं। किसान कृषि उत्पादन करेगा तो राज्य को महसूल भी प्राप्त होगा और किसानों को उसकी आजीविका अर्थात रोजगारी भी प्राप्त होगी। ये बात हुई कृषि की। अब पशुपालन व्यवसाय की यदि बात करें नीचे के पैराग्राफ में, तो कृषि के साथ साथ ही पशुपालन व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कौटिल्य ने पशुपालन व्यवसाय के विकास का ख्याल भी प्रस्तुत किया और आय के साधनों की उसमें भी गणना की है। इस संदर्भ में उसने 3 प्रकार के पशुओं का निर्देश किया है। एक पालतू पशु, 2 दूध देने वाले पशु और 3 जंगली पशु अथवा मतलब 3 प्रकार के पशु, पालतू, दूध देने वाले और जंगली। और पशुपालन संबंधित उसने नियम भी बताए और दंड की व्यवस्था भी कौटिल्य ने बताई। उसके बाद कौटिल्य का 5वां जो विचार है वो है उद्योग, अर्थात उद्योगों के अंतर्गत कौटिल्य क्या मानते थे? कौटिल्य मानते थे कि आर्थिक दृष्टि से साधन संपन्न राज्य ही समृद्ध अथवा विकसित हो सकता है। मतलब आर्थिक रूप से अगर राज्य समृद्ध होगा तो ही राष्ट्र विकसित बनेगा। इसलिए उन्होंने उद्योगों के हेतु या तो उद्योगों के विकास के विचार प्रस्तुत किए, मतलब पहला मुद्दा। दूसरा, उनके मतानुसार राज्य में नई नई खानें खुदवानी चाहिए। हुनर उद्योग, हुनर मतलब हस्तकला उद्योगों के कारखाने बढ़ाने चाहिए। उद्योगों के विकास हेतु राज्य को अनुकूलता स्थापित करने के लिए परिवहन, दूरसंचार की सुविधा बढ़ानी चाहिए और उद्योगों के विकास हेतु अनुकूलता स्थापित करने के लिए परिवहन,
दूरसंचार की सेवाओं को बढ़ाना चाहिए और उत्पादित माल सामान के विक्रय हेतु बाजार मिले, इस प्रकार के प्रयत्न भी करने चाहिए। मतलब उद्योग स्थापित करने चाहिए और उद्योगों की स्थापना के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये दो मुद्दे उद्योगों के अंतर्गत कौटिल्य ने बताए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो आर्थिक विचार प्रस्तुत हुए हैं उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य के विचार राजनीतिक और आर्थिक चिंतन से प्रेरित है। खूब शक्तिशाली और उन्नतशील राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी विचार जरूरी है और उनका अर्थशास्त्र ग्रंथ मगध राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य को ध्यान में रखकर लिखे जाने के बावजूद भी उनकी इच्छा थी कि यह ग्रंथ सर्वकाल में विजेता अर्थात सभी काल के अंतर्गत ये कल भी उपयोगी था, आज भी उपयोगी है और उनका ग्रंथ कल भी उपयोगी रहेगा। राजा एवं कोई भी राज्य शासन या संचालन व्यवस्था में उपयोगी बनेगा। और कौटिल्य ने कर चोरी और संपत्ति को छिपाकर दूसरी जगह पर जमा करने की वृत्ति का सख्त विरोध किया है। और इसी विरोध के साथ आप लोगों का आज का ये जो वीडियो है वो पूरा हो गया। इसके अंतर्गत हमने कौटिल्य के 5 विचारों को देखा और उन 5 विचारों ने के अंतर्गत कौटिल्य ने अपने अलग अलग तरीके के विचारों को प्रस्तुत किया है। आप लोगों ने अंत तक ये वीडियो को देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।